हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सपेक्टेड एमसीक्यू फॉर द अपकमिंग एग्जाम उसको यहां पर कवर अप करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीकली शेड्यूल आप देख सकते हैं। हमारा जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो कुछ इस प्रकार है कि सुबह की शुरुआत डेली 10 एमसीक्यू रिवीजन सीरीज के साथ, फिर हमारे पास मेंस करंट अफेयर को लेकर कोई ना कोई टॉपिक, फिर डेली करंट अफेयर, फिर एचपी सेक्रेटेरिएट क्लर्क के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और लास्ट में हमारे पास हर दिन की तरह एक यूट्यूब शॉर्ट जो है जो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए दिया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और देखते हैं इकोनॉमिक्स के कुछ एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज। तो चलिए जी, पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है, फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया इज फॉर्मुलेटेड बाय। अब बहुत से वैसे तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है पेपर में कि क्या ये आरबीआई के द्वारा किया जाता है या फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा किया जाता है। जनरली इन दो ऑप्शंस में बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन करेक्ट आंसर है जब भी फिस्कल पॉलिसी की बात होगी दैट इज डन बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री। ठीक है, यहां पर आप याद रखेंगे ये जो हमारे पास ये वर्क होता है फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा किया जाता है। अब मैं आपको इसको पूरा प्रॉपरली क्लियर कर देता हूं कैसे। देखिए, जब मैं बात करता हूं फिस्कल की, तो ये फिस्कल वर्ड फिस्क से आया है जिसका मतलब होता है पब्लिक ट्रेजरी और गवर्नमेंट फंड, मतलब कि सरकारी फंड्स की बात कहीं ना कहीं की जा रही है। अब यहां पर एक बात और देखिए, समझने वाली बात जो है कि जब सरकारी फंड होगा तो उसको कैसे खर्च करना है, तो उसके बारे में भी निर्णय कौन लेगा? सरकार ही लेगी, यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी डील्स विद द एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। तो आज के बाद आप याद रखेंगे जब भी फिजिकल पॉलिसी की बात होगी तो फिजिकल पॉलिसी जो है वो पूरी की पूरी फॉर्मुलेट की जाती है बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री। और फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर सबसे सीनियर जो आईएएस ऑफिसर है वो फाइनेंस सेक्रेटरी को कंसीडर किया जाता है। ठीक है, राइट नाउ जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है? टीवी सोमनाथन। याद रखिएगा, टीवी सोमनाथन इज द करंट फाइनेंस सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट सवाल जो हमारे पास आ जाता है लॉरेंस कर्व को लेकर। लॉरेंस कर्व एक बहुत ही फेमस कर्व है जब भी हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। तो ऑप्शन है इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन या पॉवर्टी। तो ये लॉरेंस कर्व हमेशा बात करता है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर। देखिए यहां पर समझने वाली बात, जब लॉरेंस कर्व की बात आती है तो ये हमारे पास किसने हमारे पास डेवलप किया था? मैक्स लॉरेंस ने 1905, जो कि अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने बताया कि हमारे समाज में बहुत सारी इनकम इनइक्वालिटी है। इनकम इनइक्वालिटी यानी कुछ लोग तो बहुत ही ज्यादा अमीर हैं, कुछ लोग बहुत ही गरीब हैं। तो उन दोनों के बीच में बेसिकली जो डिफरेंस है उसको शो करने के लिए हमारे पास लॉरेंस कर्व का जो है वो यूज किया जाता है। तो आई गेस यहां पर आपको इस चीज को लेकर क्लैरिटी हो गई होगी। चल दिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। ये बहुत ही फेमस रिपोर्ट है, ये किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? तो इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए आपके दिमाग में, इजी सवाल है। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट हर साल जारी की जाती है। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं बता देता हूं। देखो, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, देखिए ध्यान सुनिएगा, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों हमारे पास बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इन दोनों को ब्रेटन वुड ट्विंस के नाम से जाना जाता है। इन दोनों को ब्रेटन वुड ट्विंस के नाम से भी जाना जाता है। अब जो याद रखने वाली बात है वो क्या, कि हमारे पास जो भी ये रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, वो एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, वर्ल्ड बैंक कुछ समय पहले तक एक रिपोर्ट पब्लिश करता था, ईओडीबी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को अभी वर्ल्ड बैंक ने हाल ही के दिनों में पब्लिश करने से मना कर दिया है कि फ्यूचर में इस रिपोर्ट को पब्लिश नहीं करेंगे। लेकिन एग्जाम प्रोस्पेक्ट से आपको ये पता होना चाहिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट ये बता देती है कि किस कंट्री में बिजनेस स्टार्ट करना और एग्जीक्यूट करना कितना आसान है, कितना डिफिकल्ट है। तो पता चला कि चाइना की तरफ से काफी सारी गड़बड़ियां की गई। चाइना की तरफ से वर्ल्ड बैंक के कई सारे इंप्लॉयज को रिश्वत दी गई और आंकड़ों को मैनिपुलेट करके चाइना को एडवांटेज दी गई। जब वर्ल्ड बैंक को ये पता चला और इस चीज के बारे में खुलासा हुआ तो वर्ल्ड बैंक ने कहा कि हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। तो चाइना वालों ने पूरे वर्ल्ड का जीना मुश्किल कहीं ना कहीं किया हुआ है, पूरे वर्ल्ड को परेशान करके रखते हैं चाइना वाले। ठीक है, कहीं ना कहीं अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। ठीक है, तो आईएमएफ के द्वारा हमारे पास रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, याद रखेंगे। और हमारे पास आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों कहां से ऑपरेट करते हैं? दोनों ऑपरेट करते हैं वॉशिंगटन डीसी यूएसए से। हाँ जी, क्लियर, वॉशिंगटन डीसी यूएसए से दोनों ऑपरेट करते हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द रेट ऑफ टैक्स इंक्रीज एज द अमाउंट ऑफ टैक्स बेस इंक्रीज इज कॉल्ड व्हाट? अब देखिए, सरल भाषा में पहले तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझाने की कोशिश करता हूं। स्टेटमेंट ये कह रही है कि जैसे जैसे टैक्स का बेस बढ़ेगा, बेस बढ़ने का मतलब जिसके ऊपर आप टैक्स लगा रहे हो, जिस अमाउंट के ऊपर, जैसे जैसे बेस बढ़ेगा
तो उसी तरह से टैक्स भी बढ़ता चला जाएगा। ये सवाल पूछा जा रहा है सरल भाषा में अगर हम बात करें तो। अब ये जो फीचर होता है कि बेस बढ़ेगा तो हमारे पास टैक्स भी बढ़ता जाएगा, ये फीचर होता है जनरली डायरेक्ट टैक्स का। और आपने याद रखना है कि जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं वो प्रोग्रेसिव इन नेचर होते हैं। जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, याद रखिएगा, जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं दे आर रिग्रेसिव इन नेचर, ठीक है। प्रोग्रेसिव टैक्स, तो करेक्ट आंसर होगा मेरे पास प्रोग्रेसिव टैक्स। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि द रेट ऑफ टैक्स इंक्रीजेस, द अमाउंट ऑफ इंक्रीजेस इज कॉल्ड अ प्रोग्रेसिव टैक्स। और जनरली डायरेक्ट टैक्स की नेचर जो होती है वो हम बोलते हैं कि इट्स अ प्रोग्रेसिव काइंड ऑफ टैक्स, वेयर एज इनडायरेक्ट टैक्स इज रिग्रेसिव काइंड ऑफ टैक्स। नेक्स्ट, विच प्लेस इज सेड टू बी द मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया? किस प्लेस को मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है? अब समझने वाली बात, मैनचेस्टर एक वर्ल्ड का ऐसा शहर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए फेमस है। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है साउथ इंडिया, अगर इंडिया लिखा होता तो आंसर अहमदाबाद होता। अगर केवल यहां पर साउथ इंडिया के बजाय इंडिया लिखा होता केवल, तो आंसर अहमदाबाद होता, लेकिन साउथ इंडिया लिखा है तो आंसर होगा कोयम्बटूर, ठीक है। करेक्ट आंसर है कोयम्बटूर। अब देखिए, कोयम्बटूर रेफर टू बी मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया, वेयर एज इन गुजरात एंड अहमदाबाद इज मेनली नोन एज मैनचेस्टर सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। सो यहां पर अगर आप देखेंगे कि बहुत बड़े लेवल पर अहमदाबाद में आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री देखने को मिलेगी। ऑल दो हमारे पास अगर हम बात करें, हमारे पास शुरू में जो इंडिया की टेक्सटाइल मिल्स थी वो काफी हद तक मुंबई और अहमदाबाद तक सीमित थी। आज भी अहमदाबाद एक टेक्सटाइल का बड़ा केंद्र और बड़ा हब भारत में माना जाता है। तो ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे कि साउथ इंडिया के रेफरेंस में मैनचेस्टर कौन सी सिटी है और हमारे पास होल ऑफ द इंडिया के रेफरेंस में कौन सी सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजिडेंस इंडेक्स इज एसोसिएटेड विद, हाँ जी, रेजिडेंस ये किसके साथ एसोसिएटेड है? तो ये एसोसिएटेड है बच्चे लैंड प्राइसेस के साथ। अब ध्यान से सुनिएगा, भारत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक। क्या करती है नेशनल हाउसिंग बैंक? इसका काम रहता है कि जो केंद्र की आवास योजनाएं हैं, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, हाउसिंग प्रोजेक्ट स्कीम्स हैं, उनकी फंडिंग को मैनेज करना, उनके लिए एक तरह से एलोकेशन कराना। देखो सिंपल सी बात है, आपको पता होना चाहिए कि देश में घर बनाने का क्या रेट चल रहा है। हाँ जी, कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए काम तो करेगी, एक पर्टिकुलर एवरेज पता रहे कि घर बनाने के लिए क्या एवरेज रेट चल रहा है, क्योंकि जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मटेरियल कॉस्ट है वो भी बढ़ती है और लैंड के प्राइसेस हैं वो भी बढ़ते हैं। तो यहां पर आप देखिए कि लैंड प्राइसेस को लेकर रेजिडेंस इंडेक्स जो है वो पब्लिश किया जाता है बाय द एनएचबी। रेजिडेंस वाज फर्स्ट लॉन्च इन 2017 बाय नेशनल हाउसिंग बैंक टू प्रोवाइड इंडेक्स ऑफ द रेजिडेंशियल प्राइसेस इन इंडिया अक्रॉस द वेरियस सिटीज, ठीक है। सो बेसिकली इट्स एसोसिएटेड विद लैंड प्राइस, जिससे आप कैलकुलेट कर पाएंगे घर बनाने की कॉस्ट कितनी चल रही है। नेक्स्ट सवाल हमारे पास जो आ जाता है, मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ आवर इकोनॉमिक्स। तो मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि देश को इकोनॉमिक ग्रोथ पर लेके जाना और उसके लिए प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस स्टेबिलिटी का मतलब बेसिकली क्या है? देखिए मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू हम क्या करते हैं, समझने वाली बात, मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू प्राइस स्टेबिलिटी कैसे की जाती है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखते हुए, इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल में रखते हैं, इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल में रखते हैं और इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखते हुए हम इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, ठीक है। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हियर। सो मॉनेटरी पॉलिसी के जो रेट्स होते हैं वो कौन डिसाइड करता है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। याद रखेंगे ये जो रेट्स होते हैं वो कौन डिसाइड करता है? एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो एक 6 मेंबर बॉडी है। इसमें टोटल कितने मेंबर होते हैं? 6 मेंबर्स। और इसके चेयरमैन कौन होते हैं? आरबीआई गवर्नर। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के चेयरमैन कौन होते हैं? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होते हैं? आरबीआई गवर्नर, ठीक है। 3 मेंबर इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है, 3 मेंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है और 3 मेंबर हमारे पास आरबीआई की साइड से हमें देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ स्ट्रक्चर हमारे पास रहता है जब हम बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी की। सो मॉनेटरी पॉलिसी को फ्रेम करना एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क रहता है किसका? हमारे सेंट्रल बैंक, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। चलिए जी आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आल्सो रिगार्डेड एज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। देखो इसमें पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा डिसगाइज्ड वर्ड का मतलब क्या है। डिसगाइज का मतलब होता है छुपी हुई, और अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी। तो बेसिकली छिपी हुई बेरोजगारी ये हमें कहां देखने को मिलती है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में और स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर में। एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूं तो अगर आपने पढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छा है, लेकिन आसान शब्दों में अगर हम समझे तो जहां पर जितने मजदूर या जितने लोगों की जरूरत है उससे ज्यादा लोग अगर काम कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब कि जरूरत तो 3 लोगों की है लेकिन 5 लोग काम कर रहे हैं, तो 2 लोग क्या है? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड है, ठीक है। तो इस तरह का जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो ज्यादातर
एग्रीकल्चर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में देखने को मिलता है, तो करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यानी अंडर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, देखिए ध्यान सुनिएगा, भारत में हमारे पास कुछ लोग पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, डिजायर टू वर्क है। ठीक है, तो ये सब क्या है कि वो उस लेवल का काम उन्हें नहीं मिल पा रहा जो होने चाहिए, तो ये सब अंडर एम्प्लॉयमेंट के अंडर कंसिडर किए जाएंगे। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में पूछा जा रहा है। अभी बहुत से स्टूडेंट्स जीडीपी के बारे में जान गए होंगे, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, लेकिन जब बात आती है जीडीपी डिफ्लेटर की, तो आपको उसके लिए पहले जीएनपी, एनएनपी, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी और कई सारे कंसेप्ट को समझना पड़ता है। उसके बाद हमारे पास फॉर्मूला जो डिराइव होता है, दैट इज द रेशियो ऑफ नॉमिनल टू रियल जीडीपी। ठीक है, नॉमिनल टू रियल जीडीपी, दैट इज कॉल्ड जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक है, सो जीडीपी डिफ्लेटर का यूज किया जाता है जब इकोनॉमी को हम मेजर करते हैं, इकोनॉमी के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं उनके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं प्रॉपरली, तो देन वी यूज द कंसेप्ट ऑफ जीडीपी डिफ्लेटर। हाँ जी, क्लियर। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। सॉरी। वो से सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, किसने कहा था? तो ये सेइंग थी जेबी से की। जेबी से ने एक बड़ी एक इन्फ्लुएंशियल स्टेटमेंट दी थी, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। जब सप्लाई होती है तो उसकी बदले ओन डिमांड भी क्रिएट की जाती है। ठीक है, सो सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, द फॉर्मुलेशन से बाय सेस लॉ। ठीक है, द रिजेक्शन ऑफ दिस डॉक्ट्रिन बाय द सेंटर कंपोनेंट जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और इसके अलावा हमारे पास कई सारी इसके साथ कंट्रोवर्सी जुड़ी रही, लेकिन फिर भी आप याद रखेंगे सेज लॉ के अकॉर्डिंग सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड। तो ये थे स्टूडेंट कुछ एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज जो आज के लेक्चर में हमने कवर किए। इसके अलावा आप देख सकते हैं हमारे कुछ फ्री और पेड इनिशिएटिव्स ऑनगोइंग हैं हिमाचल में, और अभी हमारा जो आपको पता होगा कि हिमाचल सिविल सर्विसेज का रिजल्ट आया है, जिसमें हमारे इंस्टीट्यूट की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रही है। अराउंड 11 कैंडिडेट जो हैं हमारे इंस्टीट्यूट से सिलेक्ट हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपको हमारे साथ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।